हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप मैं राकेश कुमार शर्मा, इंजीनियर आर के शर्मा क्लासेस में और केडीसी फैमिली की तरफ से अपने ऐप पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक रहेगा, हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कैपेसिटर और मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। इन तीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने पहले डिस्कस किया था गॉस थ्योरम क्या होती है, एप्लीकेशंस इसके क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कैपेसिटेंस के बारे में बताऊंगा, ऑल पॉसिबल कंडीशंस के बारे में बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखेंगे और आपके जो कमेंट मिल रहे हैं, वीडियो का शेयर मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देना चाहूँगा। अब अपने को ये लगता है कि हमने जो मेहनत की थी वो मेहनत अपनी रंग ला रही है। जो मेहनत की थी क्या ला रही है, रंग ला रही है। हम लोगों ने इतने टाइम से रातों को जाग जाग के वीडियो बनाई आप सभी के लिए। सुबह भी जब भी टाइम मिलता था 4 बजे 5 बजे मैं घर से आता था अपने स्टूडियो के अंदर, और जब भी टाइम मिलता था आप लोगों के लिए वीडियो बनाई, क्योंकि आप लोगों का प्यार अपने को इतना मिला, आप लोगों का सम्मान इतना मिला कि अपने को लगता था कि कंटेंट कम टाइम में आपको प्रोवाइड करा देना चाहिए। ठीक है, एक बाउंडेशन जो हमारे और आपके बीच में बना है, ठीक है, उस बाउंडेशन की मैंने तो रेस्पेक्ट की है, मैंने कदर की है और आप भी कदर कर रहे हो, और फ्यूचर में हमारा रिश्ता इतना ही बढ़िया बना रहेगा इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। और आप सभी की मनोकामना करता हूँ कि आप सभी कामयाब हो और जो डेस्टिनेशन लेकर के आप चल रहे हो और जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो वहाँ पर आप लोग बढ़िया से काम करो, उस पाथ से डेविएट ना हो पाथ की ओर, अब उस पाथ पर विदाउट डेविएशन के आप लोग बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो इस टॉपिक में देखिए हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था पिछले टॉपिक में कि कैपेसिटर में 2 अपोजिट चार्ज प्लेट लेते हैं। कैसी लेते हैं? 2 अपोजिट चार्ज प्लेट कैपेसिटर के अंदर लेते हैं। और अपोजिट चार्ज प्लेट क्यों लेते हैं? क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने निकाल के भी दिखाई थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, चार्ज भी स्टोर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमको इसके अंदर चार्ज स्टोर करना है, तो चार्ज कितना स्टोर होगा, या फिर चार्ज स्टोर होगा तो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि चार्ज कितना स्टोर करना है नहीं करना है। तो देखो हमने क्या किया, इसको एसी सर्किट के साथ में यहाँ पर अरेंज कर दिया। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बता देना चाहता हूँ एग्जाम का, जो हम कैपेसिटर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कैपेसिटर की। एक हम आगे पढ़ेंगे अभी इंडक्टर, क्या पढ़ेंगे, इंडक्टर। तो इन दोनों में खास चीज़ क्या होती है, जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर अपने अंदर से एसी करंट को पास होने देगा और डीसी करंट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ये क्या करेगा, इसका अपने अंदर से एसी करंट को ब्लॉक कर देगा और डीसी करंट को क्या होने देगा, पास होने देगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो क्या करना है आपको, कैपेसिटर और ये होता है इंडक्टर, इसका सिंबल होता है एल। सिंबल क्या होता है इसका, एल। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग कि एसी सर्किट क्या होता है, डीसी सर्किट क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे एसी करंट के अंदर। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ 2 क्वेश्चन है, याद रखिए। एसएसआर में भी आया हुआ है और एयरफोर्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि एसी क्या करता है, सिर्फ एसी को पास होने देता है। वो ये कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर अपने अंदर से सिर्फ एसी को पास होने देगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा। और जो इंडक्टर है, इंडक्टर अपने अंदर से क्या करेगा, डीसी को पास होने देगा और एसी को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। चलिए अब देखिए इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर होगा, ये चार्ज डिपेंड करता है मैंने कितने पोटेंशियल के साथ में इसको अटैच किया हुआ है। तो चार्ज इन द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड टू द सिस्टम। सिस्टम में हमने पोटेंशियल कितना अप्लाई किया हुआ है, इस पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है चार्ज कितना स्टोर होगा। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट। क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट, सी आ जाएगा। इस सी जो कांस्टेंट आता है, सी इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। 3 टर्म होते हैं अपने पास, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, कैपेसिटी। कैपेसिटर डिवाइस यूज टू स्टोर द चार्ज, चार्ज को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं, या फिर चार्ज स्टोरिंग डिवाइस कैपेसिटर। कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कैपेसिटी इस जो डिवाइस है, इस डिवाइस की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी, टेंडेंसी कितनी है, क्षमता कितनी है, दैट इज द कैपेसिटी। ठीक है, 3 टर्म होते हैं। तो यहाँ से देखिए ये आ गया अपने पास Q/V। लेकिन मैंने देखा है कई बार वो अपने को प्लेट का एरिया दे देता है। क्या दे देता है, कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला याद रखेंगे, यूनिट होती है इसकी फेराड। फेराड क्यों, फेराड साहब ने अपने को इसके बारे में बताया था, तो फेराड साहब के नाम पर इसकी यूनिट क्या रख दी हमने, फेराड रख दी। वैसे मेजर जो करते हैं हम इसको वो माइक्रो फेराड में करते हैं। किसमें करेंगे, माइक्रो फेराड में मेजर करते हैं। चलिए
कई बार क्या होता है आपने देखा होगा, वो अपने को देता है दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी है और प्लेट का एरिया क्या है, दोनों प्लेट सेम सेम होंगी तो दोनों का एरिया हो जाएगा। तो एरिया आपने को दे दिया 20 मीटर स्क्वायर और दोनों के बीच की डिस्टेंस दे दी कुछ भी, ठीक है। जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, मेरे को एरिया दे दिया जी 20 मीटर स्क्वायर और दोनों के बीच की डिस्टेंस दे दी 5 मीटर। अब मेरे को बताइए इसके अंदर चार्ज कितना स्टोर होगा, तो मेरे को ना तो डी यहाँ पर ना ही अपने पास एरिया, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो मैं कन्वर्ट करूंगा। मैंने पढ़ा है जी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज क्या हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू में एरिया। पहली चीज़ चार्ज यहाँ से मैं निकालना चाहूँगा तो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी में एरिया, पहली चीज़ आ गई मेरे पास। मैंने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पढ़ा था, पोटेंशियल इज इक्वल टू में ई इंटू में डी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दोनों प्लेट के बीच में पढ़ा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं इन वैल्यूज़ को उठा करके, ये वैल्यू है, इन वैल्यूज़ को उठा करके इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ। तो देखो चार्ज है, चार्ज के प्लेस पर रख दिया मैंने सिग्मा इंटू में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंटू में एरिया, ठीक है। ये मेरे पास V था, V को मैंने लग दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डी। दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा व एप्सिलॉन नॉट था, मैंने रख दिया। सिग्मा से सिग्मा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा। सिग्मा ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल जाएगा, फॉर्मूला होंगे ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब मेरे को एरिया गिवन था, बिल्कुल गिवन था, डी गिवन थी, दोनों प्लेट के बीच की गिवन है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मेरे को पता है कितनी होती है, 8.85 इंटू में 10⁻⁻12, ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। तो मेरे पास कैपेसिटेंस नहीं आ जाएगा, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आ जाएगा भाई, इतना फेराड कैपेसिटेंस आ गया। इसका माइक्रो फेराड में मेजर करेंगे, फेराड में वो देख लेंगे भाई यूनिट किस में की है अपने को, ठीक है। तो दो तरीके से क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर, दो तरीके से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एक तो अपने को चार्ज और वी दे सकता है, फिर कैपेसिटेंस पूछ सकता है। एक अपने को क्या देख सकता है, एरिया दे सकता है, प्लेट का डिस्टेंस दे सकता है, फिर पूछ सकता है कैपेसिटेंस का। तो दो फॉर्मूले याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बनता है, ये तो कैपेसिटर के अंदर क्या हो गया, चार्ज स्टोर हो गया, इसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होगी। भाई चार्ज आएगा भी तो, जब चार्ज मूव करके आएगा इसके अंदर तो इसके अंदर स्टोर होता जाएगा, तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं डेराइव नहीं करूंगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताता हूँ और आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके, क्या बनते हैं क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है। तो क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती। तो टॉपिक लिख लो, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू में हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, C फॉर कैपेसिटेंस और V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या हो गया, हाफ CV स्क्वायर के बराबर हो जाएगी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब वो क्या करेगा, जरूरी तो नहीं है वैल्यू अपने को पोटेंशियल में दे और C में दे, जरूरी नहीं, अपने को चार्ज दे सकता है जी, चार्ज जितना स्टोर हो गया। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा है जी, Q इज इक्वल टू में CV, अभी पढ़ा था। यहाँ से C की वैल्यू होती है Q/V या फिर V की वैल्यू होती है Q/C। क्या होती है, Q/C। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार तो C की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख देता हूँ, एक बार C की वैल्यू को उठा के रख देता हूँ। चलिए C की वैल्यू को जब उठा के रखूँगा तो एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ C की वैल्यू Q/V ओवर में V। ये V का स्क्वायर है, ये अपने पास V था, एक सेकंड, मैंने C है, C की वैल्यू उठा के क्या रख दी, Q/V, और यहाँ पर क्या है, V का स्क्वायर है, एक V से V कट जाएगा तो हाफ Q इंटू में V। इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। तो पहला एक्सप्रेशन ये था, अगर मेरे को चार्ज दिया है और पोटेंशियल दिया है तो यहाँ से कैलकुलेट कर लूँगा, जरूरी नहीं है भाई ये दोनों चीज़ नहीं। तीसरे में क्या होगा, इस V की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दो, जब V की वैल्यू को उठा के रखोगे तो एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम आ जाएगी हाफ C एज इट इज, V की वैल्यू क्या है Q/C, तो Q/C का होल स्क्वायर करूँगा V स्क्वायर, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम क्या आ जाएगी, हाफ C, ये Q स्क्वायर हो जाएगा, एक C से C कट जाएगा तो हाफ Q²/C। इट इज़ द थर्ड एक्सप्रेशन। तो एनर्जी जो स्टोर होगी कैपेसिटर के अंदर, उस एनर्जी के तीन एक्सप्रेशन है। अगर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, C और V गिवन है, पहला फॉर्मूला लगाइए, Q और V गिवन है, सेकंड फॉर्मूला लगाइए, Q और C गिवन है तो थर्ड वाला फॉर्मूला लगाइए। तो ये तीन एक्सप्रेशन से अपने पास एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होगी। कई बार क्या करता है वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की इक्वेशन पूछता है, हमने करंट दिया होगा
तो कैपेसिटर चार्ज हुआ होगा। जब डिस्चार्ज होगा, करंट निकलेगा अंदर से, तो ये होगा कैपेसिटर। के पंखे में जो सेल लगा होता है ना, कंडेंसर जिसको बोलते हैं, सेल लगा होता है, जिससे कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम क्या होता है, आप पंखे से कैपेसिटर को हटा दो, पंखे से कैपेसिटर को हटा दो। कैपेसिटर का काम क्या होता है, जैसे हमने प्लग ऑन किया, तो प्लग ऑन करता हूं तो कैपेसिटर के अंदर क्या जाता है, करंट जाता है, तो वो धीरे से ऐसे करके पंखा को घुमा, धीरे खुद चार्ज होता है, धीरे धीरे घुमाता है। अगर मैंने कैपेसिटर को डायरेक्ट एसी सप्लाई करूंगा तो ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया पंखा एकदम झटके से घूमेगा और फूक जाएगा। क्या हो जाएगा, पंखा तो रेस्ट की स्टेट में, तो रेस्ट की स्टेट में एक साथ झटके से घूमे तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, मोशन में आएगा नहीं और फूक जाएगा। कैपेसिटर क्या करता है, एक साथ हमने प्लग ऑन किया तो सारा करंट इसको प्रोवाइड नहीं करता, धीरे धीरे करंट प्रोवाइड करता है। तो इसकी इनर्शिया से मोशन की, इनर्शिया ऑफ रेस्ट से कहाँ पर लाता है इसको, मोशन की स्टेट। हमने प्लग बंद कर दिया तो भी कुछ टाइम तक पंखा घूमता रहता है ड्यू टू द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर होगा उसकी वजह से ये घूमता रहता है। ठीक है, तो कैपेसिटर ये होता है। एनर्जी देख ली कैपेसिटर की, एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की इक्वेशन एक पढ़ते हैं। किसकी इक्वेशन पढ़ते हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की इक्वेशन। तो लिख लो, मैं लिख देता हूँ, हालांकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं बनता है, लेकिन आप पहचान लोगे। अगर आपको ऑप्शन वगैरह में मिलता है, आपको दो इक्वेशन दे के पूछ सकता है कि कैपेसिटर को चार्ज करने की इक्वेशन बता दो, चार्जिंग की इक्वेशन, कितना चार्ज इसके अंदर स्टोर होगा, और डिस्चार्जिंग की इक्वेशन बता दो क्या होगी। ये लिख लिया होगा सबने, कोई डाउट नहीं। मैं चार्जिंग की इक्वेशन बताता हूँ। जब मैं कैपेसिटर को चार्ज करूँगा तो इसके अंदर करंट, वो चार्ज कैसे स्टोर होगा। ठीक है, तो चार्जिंग की इक्वेशन है इसकी, Q इजिकल टू में Q नोट 1 माइनस में E, Q इजिकल टू में Q नोट 1 माइनस E की पावर R ओवर में T ओवर में RC, सॉरी T बाई RC माइनस का ही। इट इज़ द इक्वेशन फॉर द चार्जिंग। किसके लिए इक्वेशन है ये, चार्जिंग के लिए इक्वेशन है। टी क्या हो गया मेरे पास, टाइम। टी क्या है, टाइम, कितने टाइम तक चार्ज प्रोवाइड किया। आर क्या हो गया, रेसिस्टेंस, क्या हो गया, रेसिस्टेंस। सी क्या हो गया, कैपेसिटेंस। क्यू नॉट क्या था, इनिशियल चार्ज। क्यू कुछ टाइम, इतने टाइम के बाद कितना चार्ज होगा, चार्ज आफ्टर टाइम टी। जो यहाँ पर टी टाइम है, इस टाइम के बाद में जो चार्ज होगा वो क्या हो गया मेरे पास, क्यू हो गया। क्या हो गया, इट इज़ द इक्वेशन फॉर द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। अगर मैं डिस्चार्जिंग की बात करता हूँ तो डिस्चार्जिंग के केस में क्या हो जाएगी, डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग के केस में इक्वेशन हो जाएगी Q इजिकल टू में Q नॉट E की पावर माइनस के T बाई RC। 1 को हटा दो, 1 को क्या कर देंगे, हटा दो। कैपेसिटर चार्ज तो हो गया। अब चार्ज हो गया, जब डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, उस टाइम पर टी टाइम के बाद में इतना चार्ज इसके पास बच जाएगा। आपको कुछ ही पूछ सकता है, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 100 सेकंड बाद, टाइम यहाँ पर रखो, आर पता है, कैपेसिटेंस पता है। ठीक है, तो ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है। इनको ज़्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल कभी इसके ऊपर नहीं बनता है पेपर। ठीक है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर्स को कंबाइन कैसे करेंगे, कैपेसिटर को कंबाइन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिख लो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को कंबाइन कैसे करते हैं, पहले मैं सीरीज की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन। जल्दी से देख लेते हैं, सबको याद भी रहता है। एक कैपेसिटेंस ये हो गया, एक कैपेसिटेंस ये, ऐसे करके एन जोड़ दिए, इसकी वैल्यू C1, इसकी वैल्यू C2 हो गया। हम जब सीरीज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सीरीज। सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है, और पोटेंशियल क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल क्या होता है, अलग अलग होता है। इसकी वैल्यू C1 होगी, C2। तो इसका पोटेंशियल क्या रहा होगा, इसका पोटेंशियल V1 रहा होगा, इसका पोटेंशियल क्या रहा होगा, V2 रहा होगा। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, जब मैं इसको सर्किट के साथ में कनेक्ट करूँगा, किसके साथ में, सर्किट के साथ में, और सर्किट ये DC लगा दिया मैंने, AC ऐसे बनेगा। ठीक है, इसके साथ में कनेक्ट करूँगा तो नेट पोटेंशियल V इजिकल टू में क्या हो जाएगा मेरे पास, V1 प्लस के V2। और मैंने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, Q इजिकल टू में CV। क्या पढ़ा है, Q इजिकल टू में CV। तो यहाँ से V इजिकल टू में क्या आ जाएगा, Q बाई C। तो Q बाई C सीरीज में,
तो Q/C1 प्लस Q/C2। सीरीज में तो मैंने कहा चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। चार्ज क्या रहता है सीरीज में, सेम रहता है। एक सेकंड, हाँ चलिए, अगर चार्ज सेम रहता है तो Q तो मैं कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दूंगा। कितने भी कैपेसिटर को अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो फॉर्मूला आएगा 1/सीरीज इजिकल टू में 1/C1 प्लस के 1/C2। रेसिस्टेंस से थोड़ा अलग आता है, क्या आता है, रेसिस्टेंस का इसका उल्टा होता है, डायरेक्ट जोड़ते हैं रेसिस्टेंस में, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। सेकंड है मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एक कैपेसिटेंस तो ये हो गया और दूसरा कैपेसिटेंस ये हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, ठीक है, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, इसके ऊपर चार्ज Q1, इसके ऊपर चार्ज 2। पैरेलल की बात करूँगा तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल, चार्ज क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। क्या रहेगा, चार्ज डिफरेंट रहेगा और पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। चार्ज डिफरेंट रहेगा, पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलिए अब मेरे को नेट चार्ज कितना, अब पोटेंशियल सेम रहेगा तो पोटेंशियल की तो बात ही नहीं करनी, मेरे को देखना है नेट चार्ज। क्या देखना है, नेट चार्ज। नेट चार्ज कितना स्टोर होगा, तो Q/2 में Q1 प्लस Q2। Q/2 तो C भी होता था, क्या होता था, Q/2 में C भी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CV, ये पैरेलल की बात कर रहा हूँ मैं, यह हो गया C1V प्लस C2। V मैंने सेम क्यों लिया है, क्योंकि कहा पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो पैरेलल के केस में कैपेसिटेंस क्या हो गया, C1 प्लस C2 डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्ट। इट इज़ द रिलेशन फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड इट इज़ द रिलेशन फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कंबाइन अगर करेंगे दो कैपेसिटेंस को तो ऐसे कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। कंबाइन कैसे करेंगे, ऐसे कंबाइन कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है, नोट डाउन कर लो इसको एक बार। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट, अगर कैपेसिटर के बीच में हम लोग इंसर्ट करते हैं बीच में कुछ भी, नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आएगी। इसको तो जल्दी से कर लें, इसको तो यूज करेंगे बस, ठीक है। सीरीज में कैसे अप्लाई करते हैं, पैरेलल में कैसे अप्लाई करते हैं, न्यूमेरिकल में इसका बढ़िया से यूज होगा जब असाइनमेंट की शीट आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। असाइनमेंट भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे विद आंसर्स, आंसर्स के साथ में सारे असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, अगला टॉपिक इंसर्शन। मान लेता हूं मैं कैपेसिटेंस है मेरे पास, मैं पहले करता हूं मेटल सीट। क्या इंसर्ट करूंगा, मेटल सीट इंसर्ट करूंगा। मान लेता हूं ये कैपेसिटर है मेरे पास, ठीक है, ये कैपेसिटर है, इसकी दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस क्या है, D है। दोनों प्लेट के बीच की क्या है, डिस्टेंस D। इसके बीच में एक मेटल शीट इंसर्ट कर देता हूँ। ये क्या है, मेटल शीट इंसर्ट कर दी, जिसकी थिकनेस क्या है, T है। थिकनेस क्या है, T है। इसका एरिया A रहा होगा। मैंने जब मेटल शीट ये इंसर्ट नहीं की थी उस टाइम पर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, और वो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, कैपेसिटेंस इजिकल टू में A/0/D। लेकिन अगर मेटल शीट इंसर्ट कर दूंगा मैं तो मेटल शीट का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मेटल शीट के केस में। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा मेरे पास वो नेट फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मेटल शीट इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटेंस या फिर A/0/D-K इट इज़ द फॉर्मूला इन द केस ऑफ, अंदर की बात क्यों नहीं करेंगे, जब ये K इनफाइनाइट होता है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। सेकंड एक्सप्रेशन देखो, अगर मैं इंसर्ट करता हूँ डाइलेक्ट्रिक, क्या इंसर्ट करता हूँ, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करता हूँ। देखो डाइलेक्ट्रिक कुछ नहीं है, कोई भी मीडियम होता है। डाइलेक्ट्रिक में मीडियम को मान के चलता हूँ, कुछ भी मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, उस मीडियम का रेसिस्टिविटी होती है कि परमिशन कितना प्रोवाइड करेगा कितना नहीं करेगा, बस उसी को रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मैं इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट कर देता हूँ, ये क्या है मेरे पास, कोई भी कैपेसिटर है, क्या है, कोई भी कैपेसिटर है, और इसके अंदर क्या कर दिया, इसकी जो D दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस D, इसके अंदर मैंने ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। क्या कर दिया, ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका K और इसकी थिकनेस जो रही होगी वो क्या है, T है।
कितनी थिकनेस रही होगी इसकी, टी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, हमने कैपेसिटेंस ये पढ़ा है, लेकिन जब मैं डायलैक्ट्रिक इसके अंदर पुट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, डायलैक्ट्रिक इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा, देन वैल्यू विल बी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू में ए एप्सिलॉन नॉट टेस्टेड डी माइनस के टी प्लस टी बाई के, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टी बाई के। मैंने इसको डेराइव नहीं किया है, क्यों, क्योंकि डेरिवेशन काफ़ी लंबा होता है और डेरिवेशन से अपने को कोई मतलब भी नहीं है, फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने को यूज़ करना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो या तो ये कहेगा मेटल शीट इंसर्ट किया कैपेसिटेंस, तो सिंपल कैपेसिटेंस तो पता ही था, मेटल शीट का के इनफाइनाइट होता है, तो जब मैं यहाँ पर के इनफाइनाइट रखूँगा तो वैल्यू ये नहीं रह जाएगी, के इनफाइनाइट रखूँगा तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो वैल्यू ये नहीं रह जाएगी। तो ये फॉर्मूला याद रखिए आप लोग, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक के लिए मेटल शीट की बात कर देता है, तो मेटल शीट का के मेरे को पता है इनफाइनाइट होता है, के इनफाइनाइट रख दूंगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा मेरे पास, जीरो, डी माइनस के टी बचेगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो कैपेसिटर के अंदर मैं क्या करता हूँ, डाइलेक्ट्रिक पुट कर देता हूँ, मेटल शीट पुट कर देता हूँ, कुछ भी पुट करूँगा, उस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, ये दो वैल्यू आएंगे। दो फॉर्मूले अपने को याद रखने। किसी को कोई डाउट इसके अंदर, कोई डाउट नहीं है। अब अपना फेवरेट टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा, इलेक्ट्रिक डायपोल। कौन सा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे, अपना फेवरेट टॉपिक है। उसके पहले मैं एनर्जी डेंसिटी की भी बात करूंगा आपके पास। एनर्जी डेंसिटी कुछ नहीं होता, एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया एनर्जी डेंसिटी होती है, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। उसके पहले अपना जो सबसे फेवरेट टॉपिक है इसका, जहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, दिस टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल, देखिए 5-7 मिनट का टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, दो अपने पास इक्वल एंड अपोजिट चार्ज स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। स्मॉल डिस्टेंस मान ली 2 है। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज किससे सेपरेट रहेंगे, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट रहेंगे। पूरी फिजिक्स में अकेली ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला होता है 2a/q, द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द बोथ चार्जेस। इसकी अगर यूनिट की बात करते हैं, यूनिट याद रखेंगे, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक डायपोल की यूनिट क्या होती है, डेबाई। क्या होती है, डेबाई, DEBYE। डेबाई क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। तो हमने क्या क्या सीखा, इलेक्ट्रिक डायपोल इज नथिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिस्टम विथ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस। टू इक्वल और अपोजिट चार्ज का सिस्टम है, स्मॉल डिस्टेंस से क्या रहता है, ये सेपरेट रहता है। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है भाई। इसकी डायरेक्शन, दूसरा क्वेश्चन, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायरेक्शन कहाँ रहेगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगी, दूसरा क्वेश्चन। चलिए ठीक है। तीसरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या रहेगा, 2a/q। 2a तो सेपरेशन हो गया और q क्या हो गया, ये चार्ज हो गया। q क्या हो गया, चार्ज हो गया। और इसके बीच का सेपरेशन क्या हो गया अपने पास, 2a हो गया और q चार्ज हो गया अपने पास, 2a/q। यूनिट क्या होगी इसकी, डेबाई। तो 4 क्वेश्चन अपने सॉल्व हो गए अपने पास। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है अपने को। क्या पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पर लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँगा तो क्या करूँगा, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है, ये इसको बोलते हैं इसका एक्सिस, और ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ये लाइन को क्या बोलेंगे, इसका एक्सिस, और इस लाइन को बोलेंगे इक्वेटर। और यहाँ पर कोई भी जनरल पॉइंट है, क्या ये जनरल पॉइंट है। तो अपने को एक्सिस पर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। पहला क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है सभी को लास्ट में, एक सेकंड, ये लास्ट में दिखाई दे रहा, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर चाहिए किसी पॉइंट पर या फिर एक्सिस पर। इक्वेटर पर किसी पॉइंट पर चाहिए तो ये ई इक्वेटर हो जाएगा, ये ई एक्सिस हो जाएगा। जनरल पॉइंट पर चाहिए तो ई जनरल हो जाएगा, ठीक है। इस जनरल पॉइंट पर ये थीटा हो जाएगा इसका,
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इसके डेरिवेशन में करूँगा, काफ़ी लेंथी डेरिवेशन होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताता हूँ और आपको एक याद करने की ट्रिक भी बताऊँगा, आपको याद कैसे रखना है, ठीक है, एक याद करने की ट्रिक बताऊँगा। तो आप जनरल पॉइंट वाला याद रखिए। जनरल पॉइंट वाला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जनरल पॉइंट पर हो जाएगा इसका KP/R3 3 cos स्क्वायर थीटा +1 इसका अंडर रूट। ये जनरल पॉइंट पर हो जाएगा। किस पर हो जाएगा? जनरल पॉइंट पर। थीटा क्या हो गया? थीटा। अगर मेरे को एक्सिस पर चाहिए तो थीटा 0 हो जाएगा। तो ए एक्सिस पर चाहिए तो एक्सिस पर थीटा क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे लिख देता हूँ व्हेन थीटा इज इक्वल टू में 0 डिग्री। तो क्या पॉइंट पर आ जाऊँगा मैं? एक्सिस पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस विल बी तो KP/R3। जब cos स्क्वायर cos थीटा 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 cos स्क्वायर 0 +1। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये टर्म बन जाएगा मेरे पास 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट 2, तो 2 KP/R3। तो एक्सिस पर मेरे को चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 2 KP/R3। और जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? ये होता था। अगर इक्वेटर पर चाहिए तो, अगर मेरे को इक्वेटर पर चाहिए तो ये एंगल बन जाएगा पूरा 90 डिग्री। अगर मेरे को कहाँ पर चाहिए? इक्वेटर पर एंगल 90 डिग्री। तो थीटा अगर 90 डिग्री चाहिए तो ये किसको हो जाएगा? इक्वेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इक्वेटर। और इक्वेटर पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या हो जाएगा? KP/R3 cos 90 क्या हो जाएगा? 3 cos स्क्वायर 90 +1। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। cos 90 की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 0। जब cos 90 की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूंगा तो क्या ये तो टर्म 0 हो जाएगा अंडर रूट 1। तो कि इक्वेटर पर क्या आ जाएगा मेरे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड KP/R3। इट इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर। क्या हो जाएगा? इक्वेटर है। अब देखिए मैंने डिराइव नहीं किया क्योंकि डेरिवेशन करता काफ़ी लेंथी प्रोसेस। आपको ट्रिक याद रखनी, ट्रिक में जो बताऊंगा, जनरल पॉइंट वाला फॉर्मूला याद रखना है बस। क्या रखना है? एक ही फॉर्मूला याद रखना है। मेरे को एक्सिस पर चाहिए तो थीटा 0 रख दो, इक्वेटर पर चाहिए थीटा 90 डिग्री पुट कर दो। दोनों में रिलेशन कई बार पेपर में आया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर। मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है, कई बार पेपर में पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस। तो यहाँ से कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा इक्वेटर बन। तो एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डायपोल पर इक्वेटर का क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है। अब मैं इस इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देता हूँ। क्या करता हूँ? इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूंगा तो क्या होगा? कितना टॉर्क लगेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो चीज़ डिस्कस करते हैं। छोटा सा कंसेप्ट है और सबसे ज़्यादा बच्चे इस टॉपिक से डरते हैं, मेरे को पता है। बच्चों के कमेंट भी आए हुए हैं और पर्सनली मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, बोला जी डायपोल वाला टॉपिक बढ़िया से कराना। बढ़िया से कराने के लिए है क्या भाई? 3 एक्सप्रेशन आते हैं, लंबे लंबे आप लोग डेरिवेशन करते हो, तो इतने लंबे डेरिवेशन करने की ज़रूरत क्या है आपको? भाई मैंने आपको बता दिया, जनरल पॉइंट वाला याद रखिए, यहाँ पर याद रखिए। आप तो 2 ही पढ़ते हो पेपर में, एक्सिस वाला पढ़ते हो, इक्वेटर वाला पढ़ते हो, बस उनको रटते हो और फिर भूल जाते हो जी एक्सिस वाला कौन सा था और इक्वेटर वाला कौन सा था। भूल जाते हो? नहीं भूल जाते हो, बिल्कुल भूलते होगे। तो मैंने क्या कहा, आप जनरल पॉइंट वाला याद रखिए। एक एक्स्ट्रा चीज़ और बता दी, बाई चांस आपको घुमाना होगा, एग्जामिनर क्या करेगा? आपको घुमाएगा। तो वो ऐसे भी तो पूछ सकता है 60 डिग्री पर बताओ, 270 डिग्री पर बताओ, 45 डिग्री पर बताओ, नहीं पूछ सकता। तो ये फॉर्मूला रहा। एक्सिस पर चाहिए थीटा 0, इक्वेटर पर चाहिए थीटा कितना है? 90 डिग्री। ठीक है। अब नेक्स्ट है अपने पास इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देता हूं तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल के 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। वो जो 5-6 क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बताया। मैं ले लेता हूँ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ले लेता हूँ? कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है।
तो देखिए हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है और इसका कंसेप्ट क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, ये मान लेता हूँ मैं इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रिक डायपोल अकेली ऐसी क्वांटिटी है पूरी फिजिक्स में जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव थी, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लेते हैं। इसके अंदर ये मैंने डायपोल रख दिया किसी थीटा एंगल पर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट, तो इस पर फोर्स लगेगा ऐसे, इस चार्ज पर फोर्स लगेगा ऐसे। ये इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा तो इस डायरेक्शन में क्या रहा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज ही रहा होगा। क्या रहा होगा इधर, पॉजिटिव चार्ज। और इस डायरेक्शन में क्या रहा होगा अपने पास, नेगेटिव चार्ज रहा होगा। क्या रहा होगा, नेगेटिव चार्ज। तो तभी तो अपने पास डायरेक्शन बनी क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या डायरेक्शन में बन गई, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसको रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा ऐसे करके। चलिए जब ये इस सेंटर के अबाउट में घूमेगा, ये फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स लगेगा, सेंटर के अबाउट में ऐसे घूमेगा। तो सेंटर के अबाउट में कोई वस्तु घूमती है तो टॉर्क काम करता है। रोटेशनल मोशन में मैंने पढ़ाया था क्या काम करता है, टॉर्क काम करता है। ये टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क तो जी आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। आर क्या होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स की। तो फोर्स तो ऐसे लग रहा है ये, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हो जाएगी ना। तो ये डिस्टेंस ए, इस डायरेक्शन में ए कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या बच गई, ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा तो मेरे पास क्या हो गया, इसका आर हो गया। फोर्स कितना लग रहा होगा, किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक चार्ज क्यू है तो किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स क्या होता है, क्यू ई। फोर्स कितना काम करता है, क्यू ई के बराबर काम करता है। तो क्यू ई तो फोर्स रहा होगा और डिस्टेंस ए साइन थीटा होगी। ये टॉर्क हो गया ये मेरे पास फर्स्ट वाला। यहाँ पर भी तो टॉर्क लगेगा, तो नेट टॉर्क क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया। टाउ टू टू भी है, तो नेट टॉर्क की बात करूँगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, ये टॉर्क हो जाएगा। 2AQ मैंने पढ़ा था डायपोल में, 2AQ किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल। E मेरे पास है इट इज साइन थीटा। तो मैं ए बी साइन थीटा लिखा होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में ए क्रॉस भी लिख सकता हूँ। तो इस पी ई साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ P क्रॉस ई। इट इज़ द टॉर्क एक्ट ऑन द डायपोल। डायपोल के ऊपर इतना टॉर्क काम करेगा, डायपोल के ऊपर इतना टॉर्क काम करेगा, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ। एनर्जी स्टोर की बात करूंगा। देखिए जहाँ पर टॉर्क काम करेगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंगुलर, तो वहाँ पर वर्क डन भी होगा। वर्क डन की बात करेंगे, यहाँ पर एनर्जी स्टोर भी हो रही होगी सिस्टम के अंदर। तो एनर्जी देखते हैं कितनी स्टोर हो रही होगी। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद क्या हुआ, मेरे को एक नेट टॉर्क मिल गया। क्या मिल गया, नेट टॉर्क मिल गया। और टॉर्क की वैल्यू क्या मिल गई, टॉर्क इज इक्वल टू में P क्रॉस ई। क्या मिल गई, P क्रॉस ई या फिर PE साइन थीटा। क्या मिल गई, PE साइन थीटा मिल गई। जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ पर ये रखा हुआ था प्लस माइनस डायपोल। जब ये ऐसे करके थीटा एंगल है, जब ऐसे करके घूमेगा तो कुछ ना कुछ वर्क डन तो करेगा। तो वर्क डन की मैं बात करूँगा तो वर्क डन होता है मेरे पास, हमने पढ़ा है कि वर्क डन इज इक्वल टू में F डॉट ds, यही तो होता है। लेकिन मैं एंगुलर के केस में बात करूंगा तो एंगुलर के केस में वर्क डन एंगुलर हो जाएगा, फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा, ds की जगह d थीटा आ जाएगा। तो देखिए वर्क, स्मॉल वर्क डन है अपने पास, तो वर्क डन टाउ इज इक्वल टू में किसके बराबर है, PE साइन थीटा के बराबर है। ये किसके बराबर है, d थीटा, ठीक है। इसको 0 से W तक इंटीग्रेट कर दो, इसको 0 से थीटा तक, या फिर ऐसा करो θ1 से θ2 तक रिप्रेजेंट कर दो, θ1 से θ2 तक रिप्रेजेंट कर दो। तो ये वर्क डन आएगा मेरे पास माइनस के PE। माइनस क्यों लिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा का साइंस है, तो क्या हो गया अपने पास कॉस थीटा। इसकी लिमिट रख दी मैंने θ1 से θ2 तक। तो क्या फॉर्मूला बन गया, वर्क डन इज इक्वल टू में माइनस PE कॉस θ2 माइनस के कॉस θ1। देखिए इस नेगेटिव साइन को और चेंज करने के लिए इसके नेगेटिव को अंदर ले जाता हूँ, तो वर्क डन हो जाएगा मेरे पास PE कॉस θ1 माइनस के कॉस θ2। इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। जब मैं किसी भी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूँ, ये एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, एनर्जी ये स्टोर हो जाएगी इसके अंदर। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं।
अभी हम अजम्पशंस ले लेते हैं, कुछ भी अजम्पशंस क्या लेते हैं। मान लो जी θ1 0 रहा होगा, θ2 90 डिग्री हो गया होगा तो 1 हो जाएगा, θ1 θ2 को कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको इन जनरल फॉर्मूले लेते हैं cos थीटा ही तो अपने पास। तो जब ये 0 से चलना शुरू करेगा किसी भी एंगल तक तो cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है, या फिर 90 से चलना पड़ेगा किसी एंगल पर, 90 तो 0, cos थीटा को हम लोग 0 पुट कर देते हैं, क्या पुट करते हैं, इस θ2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं हम लोग 90, इसको पुट कर देते हैं थीटा, तो ये तो 0 हो जाएगा हमारे पास। तो इन जनरल फॉर्म में वर्क डन को ऐसे लिख देते हैं, वर्क डन या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम PE cos थीटा। कब, जब θ2 को हमने 90 मान लिया होगा और θ1 को क्या मान लिया होगा, थीटा मान लिया होगा, तो ये हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, एनर्जी स्टोर किसके बराबर हो जाएगी, P डॉट E के बराबर हो जाएगी माइनस का। तो डायपोल को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो एनर्जी स्टोर्ड सिस्टम के पास इतनी हो गई और टॉर्क कितना था, ये हो गई। अब इसके कुछ कंडीशंस बन जाती हैं, स्पेशल कंडीशंस। वो स्पेशल कंडीशंस क्या क्या है इसकी। फर्स्ट केस, इसको रफ कर देता हूँ, क्लियर हो गया होगा सबको। फर्स्ट केस देखिए, कंडीशन की बात करेंगे। फर्स्ट केस, पहले केस में मान लेता हूँ मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर रहा होगा और मेरा डायपोल मूवमेंट भी इधर रहा होगा। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा। थीटा दोनों के बीच में 0 डिग्री का। टॉर्क कितना हो जाएगा जी, टॉर्क तो ये होता है जब एंगल 0 तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0। एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी, एनर्जी स्टोर तो cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है, माइनस के PE हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, माइनस के PE। चलिए भाई, सेकंड में मान लेता हूँ कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था और मैं ऐसे रख देता हूँ डायपोल को, डायपोल मूवमेंट कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे हो गई, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर क्या हो गया, थीटा, थीटा बराबर में क्या हो गया 90 डिग्री, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड और P के बीच में थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। टॉर्क की बात करूंगा मैं, टॉर्क, तो टॉर्क इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू तो कितनी होती है, 1 होती है, तो PE के बराबर हो गया। टॉर्क किसके, मैक्सिमम साइन 90 1 होते हैं। एनर्जी की बात करूंगा, ये तो 0 हो जाता है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम कितनी हो जाएगी, 0। तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, यहाँ पर एनर्जी मिनिमम होगी। तीसरा केस क्या होता है, थर्ड केस को मैं कंसीडर कर लूँगा। तीसरे केस में क्या है, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी, तो इस केस में थीटा कितना हो गया, इस केस में थीटा हो जाएगा मेरे पास 180 डिग्री। कितना हो गया, थीटा 180 डिग्री हो गया। तो टॉर्क की बात करूंगा तो साइन 180 तो 0 होता है, एनर्जी की बात करूंगा -1 होता है, PE हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, ये। तो देखिए टॉर्क 0 होगा और एनर्जी मिनिमम होगी इस केस में। किस केस में, मिनिमम। तो आपको ये पूछ लेता है, हम जो डायपोल है उसको कितने एंगल पर रखें कि एनर्जी मिनिमम स्टोर हो। एनर्जी मिनिमम इस केस में स्टोर हो, इसमें, इस केस में। चलिए, इस केस में टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा जब 90 डिग्री पर रखेंगे, लेकिन एनर्जी सिस्टम कितनी हो जाएगी अपने पास, 0। इस केस में क्या हो जाएगी, एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी टाउ, जब एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री का हो जाएगा। एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, अनस्टेबल कंडीशन में। यहाँ पर होगा तो ये अनस्टेबल होगा, स्टेबिलिटी का भी होल्ड करेगा ही नहीं, ये नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगा। यहाँ पर नेट फोर्स तो 0 होगा ही नहीं। देखो यहाँ पर नेट टॉर्क 0, यहाँ पर नेट, तो ये दोनों क्या है अपने पास, नेट टॉर्क 0 तो इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये अनस्टेबल स्टेट में, किसमें, अनस्टेबल स्टेट में। ये स्टेबल स्टेट में स्टेबिलिटी हो, लेकिन एनर्जी यहाँ पर कम से कम है, एनर्जी यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है। तो आपको पूछ सकता है एनर्जी मैक्सिमम किस केस में होगी, एनर्जी मिनिमम किस केस में होगी, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है। चलिए लास्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं इसको। किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो क्या होगा, जब हम किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या सिचुएशन अपने पास बनेगी, उस सिचुएशन को देखते हैं। चार्ज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूं तो क्या होगा, देखिए
ये मान लेता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या मान लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। इसके अंदर मैंने किसी भी चार्ज को रख दिया। जब हम किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होगा, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया तो इसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा वो फोर्स देख लेते हैं। फोर्स काम करेगा क्यू ई के बराबर। कितना फोर्स काम करेगा, क्यू ई के बराबर काम करेगा। तो चार्ज कितने एक्सीलरेशन से जाएगा, तो हम कहते हैं जी फोर्स तो एम ए के बराबर होता है और ये क्यू ई के बराबर। एक्सीलरेशन ऑफ द चार्ज कितना हो गया, क्यू ई बाई एम के बराबर हो गया। एक्सीलरेशन कितना हो गया, चार्ज इसके बराबर हो गया। चार्ज की वेलोसिटी निकालनी हो तो हम कहते हैं जी एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम होता है, तो क्यू ई बाई एम। तो वेलोसिटी चार्ज की कितनी हो गई, क्यू ई बाई एम इंटू में टाइम। तो चार्ज की वेलोसिटी यहाँ से निकाल लेंगे। चार्ज का एक्सीलरेशन निकाल लिया, वेलोसिटी यहाँ से निकाल ली। चार्ज के पोटेंशियल की बात करेंगे तो चार्ज के पोटेंशियल की बात करने का मतलब क्या है, पोटेंशियल की नहीं सॉरी, P इज इक्वल टू में एम बी। चार्ज के मूवमेंट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मूवमेंट की बात करेंगे। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, चार्ज का मोमेंटम मास इंटू में वेलोसिटी होता है, तो कितना हो जाएगा अपने पास ये। तो लीनियर मोमेंटम, ये क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास तो ये, वेलोसिटी यहाँ से उठा के रख दो जो हमने निकाली है, कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, क्यू ई बाई एम इंटू में टी। तो लीनियर मोमेंटम क्या हो गया चार्ज का, क्यू ई इंटू में टी के बराबर हो जाएगा। लीनियर मोमेंटम चार्ज का ये हो गया। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी अगर पूछता है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है अपने पास हाफ एम बी स्क्वायर, ये होता है। तो हाफ ये अपने पास क्यू ई इंटू में टी, इसका स्क्वायर बाई एम। इट इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। मैंने किसी चार्ज को क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब मैं किसी भी चार्ज को पुट करूंगा तो उस केस में ये होगा, एक्सीलरेशन चार्ज कैसे निकाल लेंगे, वेलोसिटी चार्ज के निकालेंगे, ये वाला अप्लाई करेंगे, वो लीनियर मोमेंटम निकालेंगे, मास इनटू वेलोसिटी ये होगा, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे ये होगा। ठीक है, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस भी निकाल सकते थे। डिस्टेंस क्या होता, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, टाइम और मल्टीप्लाई में आ जाता, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते थे। चार्ज कितनी डिस्प्लेसमेंट होगा चार्ज का, तो निकाल लो भाई। जब सारी चीज़ निकालनी तो एक क्वांटिटी निकालो। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो क्या है अपने पास क्यू ई बाई एम इंटू में टी। इस टाइम को मल्टीप्लाई में ले जाओ तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल किसके बराबर हो जाएगा, क्यू ई बाई एम ओवर में इंटू में टी स्क्वायर। इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द चार्ज। चार्ज इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, यहाँ से चौथा क्वेश्चन, ये 5वां क्वेश्चन, ये 6 का क्वेश्चन। तो ये 6 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं अगर किसी भी चार्ज को हम कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ये लास्ट टॉपिक था। अगला टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी टॉपिक हैं छोटे छोटे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सारे डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए और शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे जिन बच्चों को क्या है इसकी ज़रूरत है, रियलिटी में जो फिजिक्स जानना चाहते हैं। ठीक है, बाकी यूट्यूब पर जो वीडियो पड़ी हो दैट इज़ इंट्रोडक्शन माय डियर। अगर आपको रियलिटी में फिजिक्स जाननी है, रियलिटी में फिजिक्स होती क्या है, तो आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल करके प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर के अंदर से कोर्स मेरा सर्च कीजिए और कोर्स आपको मिलेगा किसके, फिजिक्स बाई आर के सर के नाम से। क्या नाम से मिलेगा, फिजिक्स बाई आर के सर। तो फिजिक्स बाई आर के सर सर्च करोगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ज्वाइन करिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को टाइम देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।